तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करेंगे पीएफआई के संगठन की। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि पीएफआई आखिर क्या है, क्यों इतनी चर्चा में यह बना रहता है, लगातार इस संगठन पर छापेमारी क्यों हो रही है। यूपी के कई जिलों में एटीएस की टीम पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के दौरान एटीएस के हाथ आखिर क्या क्या लगा है, आपको हम ये बताएंगे। क्यों पीएफआई संगठन पर लगातार यह छापामार कार्रवाई हो रही है और आखिर कब तक इस संगठन पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन के ऐसे क्या दावे हैं जिस पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले ग्राफिक के जरिए यह बताते हैं कि प्रदेश के किन किन शहरों में छापेमारी हुई है और आखिर यह छापेमारी क्यों की गई है और छापेमारी में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार ग्राफिक के जरिए समझिए। तो पीएफआई पर एक्शन हो रहा है। अब यूपी के 30 जिलों में एटीएस ने छापेमारी की है। यह बड़ी कार्रवाई है। इसमें पीएफआई से जुड़े 50 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें एक साथ प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर यह छापामार कार्रवाई की गई है और लगातार यह कार्रवाई अभी भी जारी है। एक साथ प्रदेश के कई शहरों के अंदर यह छापेमारी हुई है। इसमें लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी ये वो शहर हैं जहां पर पीएफआई के ऊपर एटीएस ने यह कार्रवाई की है। इसके पहले 25 अप्रैल को भी इसी तरह से जो छापेमारी है वो हुई थी और इसमें कई राज्य थे जहां पर 17 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की गई थी। तो एक साथ 17 राज्यों में कई जगहों पर एटीएस की तरफ से यह छापेमारी हुई थी जिसमें पीएफआई के कनेक्शंस को खंगाला जा रहा था। और आज भी उसी कड़ी में आपने देखा है कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। तो इसके पहले भी कई बार पीएफआई संगठन पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो आखिर पीएफआई संगठन क्या है, आइए आपको यह भी एक बार ग्राफिक के जरिए बताते हैं और क्यों पीएफआई की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आप समझ लें पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई जो कि एक इस्लामिक संगठन है, ये आप देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला यह संगठन अपने आप को बताता है। जबकि 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन की स्थापना की गई थी। अब पीएफआई को लेकर के चूंकि जो कनेक्शंस हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ के उत्तराधिकारी के तौर पर पीएफआई की स्थापना की गई थी। अब 23 राज्यों में पीएफआई संगठन सक्रिय है जिसमें केरल और कर्नाटका में पीएफआई की गहरी पकड़ है। जो जानकारी फिलहाल अभी तक है सामने, इसमें दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय किया गया और इन 3 मुस्लिम संगठनों के विलय करके पीएफआई को बनाया गया। संगठन का मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में बताया गया है। शाहीन बाग में 100 दिनों तक सबसे लंबा आंदोलन चला था, आपको याद हो, जहां पर विरोध स्वरूप 100 दिनों तक लोग सड़कों पर बैठे रहे थे शाहीन बाग में। और पीएफआई तभी से आप देख रहे हैं कि लगातार इसके जो कनेक्शंस हैं उसको खंगाला जा रहा था, क्योंकि सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन के स्वरूप दिल्ली के ही शाहीन बाग में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ था। और अब आपको ग्राफिक के जरिए यह भी बताते हैं कि पीएफआई संगठन आखिर क्या क्या दावे करता है और क्यों ऐसे दावे करता है यह पीएफआई संगठन, इसको भी एक बार ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। तो पीएफआई संगठन के दावे क्या हैं। संगठन की गतिविधियां मुस्लिम लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। यह संगठन मुस्लिम लोगों के इर्द गिर्द उनके हितों की बातों को करता है। संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर भी आए थे, यह भी आपने देखा, और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन काफी लंबे समय तक हुआ। अन्य विषयों को लेकर के भी आप देखते हैं कि ये विरोध करते रहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन 2006 में सुर्खियों में आया था और संगठन ने रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसी के बाद से आपने देखा था कि ये जो संगठन है वो सुर्खियों में आया। अब संगठन की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के लगातार संदेह की स्थिति रही और अभी भी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो लगातार छापामार कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि इसकी जो गतिविधियां हैं वो मुस्लिम लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। संदेहास्पद बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, इसमें हवाला समेत तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कनेक्शन पीएफआई के साथ जुड़े और इस वजह से संगठन को लेकर के जो सवाल हैं वो बने हुए हैं।
तो पीएफआई संगठन काफी लंबे समय तक देश के कई प्रदेशों में सक्रिय रहा है। आपको यह भी ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इस संगठन पर आखिर अभी तक क्या क्या आरोप लगे हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टरपंथी संगठन है, यह आरोप लगा है। अब यह हिंसक आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, ये भी आरोप पीएफआई के ऊपर हैं। इसके अलावा पीएफआई संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये भी बताया गया। इसके अलावा पीएफआई संगठन पे जबरन धर्मांतरण करने का सबसे बड़ा आरोप है। इसके अलावा पीएफआई पे हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाए जाने का या ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने का भी आरोप है। इसके अलावा युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करवाता है यह संगठन, ये आरोप भी पीएफआई के ऊपर लगा है। और इसी वजह से पीएफआई को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो एटीएस है वो कार्रवाई कर रही है। युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करवाना, फंडिंग करवाना, ट्रेनिंग देना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, ये सब आरोप पीएफआई के ऊपर हैं। और इसलिए पीएफआई के ऊपर जो शिकंजा है वो एटीएस के द्वारा कसा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। तो यूपी में अलग अलग जिलों में देर रात छापेमारी में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी संदिग्ध चुनाव के दौरान प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे। इसके साथ ही हवाला और विदेशी फंडिंग का भी ये काम करते थे। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 13 संदिग्ध एटीएस के राडार पर थे और एटीएस ने कल रात को उनको धर दबोचा। मेरठ से 5 लोग, बनारस से 4 लोग और एक लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके विकास नगर एरिया से एक संदिग्ध को उठाया गया है। मैं इस वक्त विकास नगर के पुलिस स्टेशन पर भी मौजूद हूं और इसी विकास नगर से एक संदिग्ध को उठाया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो पीएफआई के जो मेंबर थे ये बहुत ट्रेंड थे और इस चुनाव में कुछ धांधली या बड़ी कुछ कार्रवाई करने के मूड में थे। हालांकि ये कुछ कर पाते उसके पहले एटीएस की एक बड़ी टीम 5 शहरों में छापे मारकर इन लोगों को पकड़ लेती है। साथ ही जो पैसे का भी लेन देन कुछ सामने आया है और हवाला के जरिए इन लोगों के पास पैसा पहुंचता था और उन लोगों को हिरासत में लेने के बाद एटीएस इनसे पूछताछ करेगी तो कुछ और लोगों के भी नाम निकल कर आएंगे सामने। हालांकि जो यूपी एटीएस है वो बहुत ही चौकन्ना होकर इन लोगों के ऊपर छापेमारी करती है और 13 जो संदिग्ध लोग हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो देश विरोधी कामों में संलिप्त रहते हैं, देश के खिलाफ ये अभियान छेड़ते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो किसी आर्मी से कम नहीं होती है, ब्रेन वॉश करते हैं और अपने स्लीपर सेल हर जगह सोशल समाज में और सोशल एक्टिविटीज में छोड़ते हैं और वहां पर बौद्धिक रूप में वो लोग तमाम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन यूपी एटीएस ने ऐसे लोगों को धर दबोचा है। कैमरामैन अशरफ के साथ। तो उधर नोएडा में भी एटीएस की टीम ने पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है और इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया है। हमारे सहयोगी महेंद्र माही की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में पीएफआई संगठन 5 साल के लिए बैन है, मगर यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इनसे जुड़े लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मेरठ, गाजियाबाद ऐसे तमाम जिले हैं जहां यूपी एटीएस इन संगठन से जुड़े लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगर बात करें नोएडा की तो नोएडा के 58 क्षेत्र में भी यूपी एटीएस जो तमाम लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लैपटॉप, मोबाइल, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, जिन्हें इन पे संदेह हुआ है कि ये तमाम इन संगठन से जुड़े हुए हैं और बातें या कन्वर्सेशन मैसेज के जरिए इन तमाम लोगों को गुप्त तरीके से बातचीत बताई जा रही है। कहीं ना कहीं यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है लोगों को। वहीं शामली में भी एटीएस की टीम ने कैराना कोतवाली पहुंच करके पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ की है। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। शामली में एटीएस की टीम ने पीएफआई के 4 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लेकर उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए पीएफआई के सदस्यों को पुलिस ने छोड़ दिया है। अब पीएफआई के सदस्यों की पूर्व में भी शामली से गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि बाद में भी पीएफआई के सदस्यों को लगातार एटीएस की टीमें पूछताछ के लिए बुलाती रहती है। आज एटीएस की टीम के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में क्या निकला यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस प्रकार अचानक एटीएस की छापेमारी शामली जनपद में हुई उससे हड़कंप मचा हुआ है। वरुण पवार, इंडिया।
तो पीएफआई के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया और यह भी बताया कि पीएफआई के ऊपर आखिर ये एटीएस का जो शिकंजा है ये क्यों कस रहा है और किन किन मामलों को लेकर के पीएफआई लगातार संदेहास्पद रहा है और अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसी पर बातचीत करते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको बता दें, हमारे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे मौजूद हैं और इसके अलावा पंकज मेरठ से हमारे साथ हैं और वाराणसी से आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने देखा एक साथ ये कार्रवाई हुई और कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया। तकरीबन 30 जिले जो कि एटीएस के आज निशाने पर रहे, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई। लखनऊ के अंदर क्या कार्रवाई हुई और कैसे इसको देखा जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई रही है उत्तर प्रदेश एटीएस के थ्रू, क्योंकि कल तक किसी को पता भी नहीं था कि एक उत्तर प्रदेश के आधे शहरों में लगभग 30 से ज्यादा जिलों में कल रात में देर रात में छापेमारी होती है और 25 से ज्यादा पीएफआई के जो सदस्य होते हैं उनको उठाया जाता है। कल्पना करिए कि आधे उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिलों में से 30 जिलों में इस तरह की एक बड़ी छापेमारी होती है पुलिस के द्वारा और कानो कान किसी को खबर नहीं लगता है। खबर केवल सुबह निकल कर आती है जब सारा काम हो जाता है, जब सारे लोग पकड़े जाते हैं। और जहां जहां छापेमारी हुई इस प्लानिंग के साथ हुई है कि पहले पुलिस ने इनके सारे एड्रेस की रेकी की है, वहां पर लगातार ये गए हैं, मिलान किए हैं, सब कुछ संतुष्ट कर लिए हैं। जो इनके आरोप थे, जो इनके नाम निकले, इनके चेहरे, इनके एड्रेस, सब कुछ कंफर्म करने के बाद फिर एटीएस जो है इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, अब इन लोगों पे छापेमारी करनी है और ऐसी जगहों पे छापेमारी करके लगभग 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, पीएफआई जो है भारत में बैन है, 5 वर्ष के लिए बैन है और लगातार इस पे बैन होने की बात होती रहती है। चूंकि पीएफआई जो है जो ट्रेनिंग देता है, इसका मैं अभी 1-2 इसके वीडियो वायरल हुए थे। केरला में इसका एक कैंप चल रहा था। उस कैंप को देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वहां पर आग से निपटने की, बम से निपटने की, किसी घटना से निपटने की या कहीं पे अचानक आपको मारना हो या मरना हो, इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग का एक विजुअल वायरल हुआ था। देख के लगा कि आखिर इसी देश में रह के ये किस तरह की सेना तैयार हो रही है और किसके लिए तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो पीएफआई है वो उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत खतरनाक है। मतलब कि धर्म विशेष को उसको ट्रेनिंग देना, उसको मजबूत करना, उसको ब्रेन वॉश करना, भारत के लिए उसको खड़ा करना, विदेश से फंडिंग लेना, वेपन लेना और इस तरह के सोशल एक्टिविटीज के नाम पर कैंप को तैयार करना कि हम सोशल का काम कर रहे हैं लेकिन काम वहां कुछ और हो रहा है। तो इस तरह की जो सारी चीजें निकल कर आई और फिर लंबे समय से तैयारी करके पुलिस ने ये जो छापेमारी की है, अब पूछताछ में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। बिल्कुल, और यही देखना होगा कि आखिर ये जो कनेक्शन सभी जुड़ रहे हैं इसमें और अहम खुलासे होते क्या हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। आकाश वाराणसी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, वाराणसी में किस तरह की कार्रवाई हुई है पीएफआई के खिलाफ आज एटीएस के द्वारा? देर रात ही एटीएस के द्वारा छापेमारी किया गया था। इसमें जैतपुरा, आदमपुर, उसके साथ ही जो कोतवाली थाना क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उन क्षेत्रों से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में 4 लोगों को बताया गया, लेकिन बाद में जो 4 लोग पकड़े गए उनके सानिध्य से, उनके पूछताछ के जरिए 4 और लोगों को उठाया गया। हालांकि 2 लोगों को आज पुलिस ने कोर्ट, जो एटीएस की टीम है वो कोर्ट पेश करने की बात कर रही है। देर रात कोर्ट भी पेश करेगी, जिसमें रईस और परवेज 2 ऐसे नाम है जो पहले ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। हालांकि ये एटीएस और पुलिस से दूर थे, लगातार फरार थे। इनके ऊपर 50-50 हजार रुपए के इनाम भी, पुरस्कार घोषित था। तो लगातार जिस तरीके से एटीएस की कार्रवाई हो रही थी, जो अभी 8 लोग अन्य पकड़े गए, हिरासत में लिए गए, इनसे गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। आयुष, आपको बता दें कि इनके लैपटॉप, इनके पास जो मोबाइल था, उसके साथ ही एटीएस जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इनके पास कई जरूरी दस्तावेज मिले हैं। तो उन दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है और गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। पूर्वांचल से भी कई ऐसे तार जुड़े हुए संभावना है कि पूर्वांचल से लोग भी जो सक्रिय थे उनको भी हिरासत लिए जाने की सूचना अभी तक जो लग रही है। आयुष। हाँ बिल्कुल। अनिल, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, गाजियाबाद में निशाने पर क्या था, कहां कहां पर यह कार्रवाई हुई है और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया एटीएस के द्वारा, इसको अपडेट करें। देखिए, पीएफआई के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक ड्राइव चली है, एटीएस द्वारा चलाई गई है, लगातार छापेमारी की गई, तो वही यहाँ भी देखने को मिला। बीती रात ही यहाँ पर जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र की कलसीना गांव में छापेमारी की गई। बीती रात ही तकरीबन 11 बजे जो है एटीएस की टीम यहाँ पहुंचती है और तकरीबन 4 लोगों को वहां से उठाती है
और साथ ही उसके बाद ही 2 लोगों को और पास के ही गांव से उठाया जाता है, जिसमें कि मुरादनगर के गांव से मुरादनगर से उठाया गया 2 लोगों को। टोटल 6 लोग संदिग्ध हैं जिनको एटीएस द्वारा उठाया गया और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एटीएस उनको अपने साथ लेकर चली गई है, क्योंकि एटीएस की टीम आई थी, लगातार पूछताछ कर रही थी, क्योंकि थाने के अंदर काफी देर उनसे सुबह पूछताछ की जाती रही और उसके बाद जब कुछ अहम सबूत लगे हैं तो इसीलिए उनको साथ ले जाया गया। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पहले भी कई बार जो है कलसीना गांव में ही छापेमारी की जाती रही है और पीएफआई के खिलाफ लगातार एटीएस का एक्शन जो है गाजियाबाद में भी देखने को मिलता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये सबूत इसमें मिलते हैं, क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जो युवा लोग हैं उनको उस तरीके से समझाया जाता है कि जिससे को दंगे में शामिल हो, तमाम ऐसी एक्टिविटी करे जो कि जुर्म में उतर जाए और ये कानून अपने हाथ में लें। तो कहीं ना कहीं एटीएस को ऐसी सूचना मिल रही थी, जिसके चलते ये जो एक्शन एटीएस का देखने को मिला है। जी। पंकज, मेरठ में भी हम लोगों ने देखा कि एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और मेरठ के साथ साथ लगते हुए शामली में भी ये कार्रवाई हुई है। वहां पर किन किन ठिकानों पर एटीएस ने एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या कुछ हुआ है आज वहां पर, अपडेट करें। कादिर नाम के एक युवक को हिरासत में लिया था, उससे लोकरी चौकी के अंदर लगभग 1.5 घंटा बैठ के जो एटीएस ने वो पूछताछ की थी और उसके बाद एटीएस उसको अपने साथ लेके मवाना, यानी कि मेरठ का जो दूसरा थाना है मवाना, उस क्षेत्र में पहुंची थी और वहां पर भी एटीएस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उन दोनों से बैठ के मवाना थाने में लगभग 2 घंटा पूछताछ की गई और रात को जो एटीएस है 11 बजे वो एटीएस उन दोनों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव पास है, दूसरा राउंड का चुनाव 11 तारीख में होना है, इससे पहले एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई से जो है पीएफआई के जो सदस्य थे उनकी कमर हालांकि पहले पर्ची बंद के बाद टूटती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर कमर टूटती नजर आ रही है। जी राघवेंद्र, एक चीज थोड़ा सा और इसको समझाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हालांकि एटीएस बराबर कार्रवाई करती रही, इसके पहले भी पीएफआई के बहुत सारे कनेक्शंस थे जिनको डेवलप किया एटीएस ने, उनको गिरफ्तार भी किया। अचानक से ये इंटेंसिटी जो बढ़ी, 30 जिलों के अंदर एक साथ छापेमारी होना, 50 से ज्यादा लोगों का गिरफ्तार होना, लखनऊ से 2 ऐसे शख्स का गिरफ्तार होना जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम हो, ये जो अचानक से कार्रवाई में तेजी आई है, इसके पीछे का कारण क्या है राघवेंद्र, कुछ समझ में आया? बिल्कुल, देखिए ये कारण कोई आज नहीं पैदा हुआ है। ये कारण आप सोचिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ लगभग यहाँ पर 200 गाड़ियां जला दी गई थी। 50 मोटरसाइकिल इसे परिवर्तन चौक पे डीएम ऑफिस के आवास के बाहर ही जला दी गई थी। 3-3, 4-4 ओबी वैन एक साथ जलाए गए थे, मीडिया के ओबी वैन और कई कार जलाए गए थे। इसके पीछे यही पीएफआई और रिहाई मंच था। और रिहाई मंच के बारे में आपको बता दूं, रिहाई मंच का तो सीधा नाता ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से है और वहाँ लोग उनके लोग उन पार्टियों में संबंध रखते हैं और उसके लिए पैरवी भी करते हैं। याद होगा कि 7 किलोमीटर पैदल चल के यही प्रियंका गांधी, यही रिहाई मंच के लोगों के विरोध में, चूंकि उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने दंगा किया है, जिन लोगों ने दूसरों की गाड़ियों को जलाया, वसूली उन्हीं से होगी। और उन्होंने बाकायदे यहाँ पे पोस्टर लगवाए थे पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे लखनऊ में। तो प्रियंका गांधी धरने पे बैठ गई तो 7 किलोमीटर पैदल चली थी इन्हीं लोगों के हक के लिए। तो सोचिए कोई तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर जो संदिग्ध जो स्थिति है पीएफआई की, उसके साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना है। तो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ विपक्ष के नेता। साथ ही ये अभी आपने देखा शाहीन बाग में 100 दिन से ज्यादा आंदोलन चला था, उसकी सारी फंडिंग, सारी चीजें, ब्रेन वॉश करना, वहां बैठाना, लेकर एक वर्ग के लोगों को बैठना, उसके पीछे भी पीएफआई ही था और रिहाई मंच के लोग थे। तो साथ ही इस तरह की जो गतिविधि हो रही है, आने वाले समय में गवर्नमेंट कह रही है कि हम कुछ, चाहे वो सीए की बात हो, सीए जो कानून है और एनआरसी का जो मामला है, साथ ही जो कॉमन सिविल कोड का भी मामला अगर आगे बनता है, चूंकि दबाव है, सरकार ने कहा है कि हम
प्रतिबद्ध हैं आगे उसको करने में। तो पीएफआई ही उन सब में अगर उग्र होगा, अगर देश जलेगा, देश अगर अव्यवस्थित होगा तो पीएफआई का ही हाथ होगा, इन्हीं जैसे लोगों का उस पे हाथ होगा। नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, देने क्योंकि में, पिछले उसको कई करने ऐसे में। विरोध प्रदर्शन जिसमें पीएफआई के सीधे डायरेक्ट कनेक्शंस दिखे तो जाहिर है कि अगर आप बड़ा एक्शन लेना है तो आपको इसकी कमर तोड़नी होगी। लेकिन एक चीज राघवेंद्र थोड़ा और बताएं, जब संगठन के ऊपर 5 साल के लिए बैन लग गया है तो उसके बावजूद भी ये जो एक्टिव मेंबर्स मिल रहे हैं या जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, इसको कैसे देखा जाए? क्या बैन लगने के बावजूद भी अभी ये कहीं ना कहीं आपस में अंदर खाने इनका ये जो एक्टिव मेंबर्स हैं ये चल रहे हैं या अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, तो उस बैन को लेकर के भी सवाल है? अभी तो विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहिए इस पूरे मामले पे कि अगर भारत सरकार किसी भी संस्था को सबूत के आधार पर, न्यूज एजेंसियों के क्लेम पर या उनके आधार पर अगर वो किसी संस्था को बैन करती है कि ये देश के लिए खतरा है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, विदेशी फंडिंग से भारत का माहौल खराब कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना है या उनके साथ नहीं रहना है। लेकिन राजनीतिक दल क्या है, उनके साथ खड़ी हुई है। और सोचिए कि इस समय अभी कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है विधानसभा का, वहां पे बजरंग दल, जो कि भारत का ही बजरंग दल है, ठीक है, एक थोड़ा सा आक्रामक एक संगठन है, लेकिन उसका कोई आतंकवादियों से कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो, हम आएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो आप वही बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, लेकिन आप पीएफआई के साथ खड़े होते हैं। आप पीएफआई की बैन की बात नहीं करते हैं, जिसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय और आईबी वगैरह ने भी पूरी रिपोर्ट दे दी है प्रधानमंत्री को कि ये जो संगठन है वो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें निकल कर सामने आई हैं। तो अब सोच लीजिए कि इस जगह पर, इस देश में क्या क्या हो रहा है, सोच क्या है। ऐसे लोग लगातार प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग जुड़ रहे हैं, जबकि जुड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो लगातार जो जुड़ाव हो रहा है, इसके साथ जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे संस्था के साथ जुड़े जिसको भारत सरकार भारत में बैन की हुई है। तो ये तो एक प्रकार से उसके साथ जुड़ना ही भारत के खिलाफ काम करना है। जो लोग जुड़ रहे हैं उनको तो साफ सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। हर नागरिक को सोचना चाहिए हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। राघवेंद्र, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए इसको और गंभीरता से लेते हुए ये जो कार्रवाई है वो एक साथ दिख रही है और आगे आने वाले समय में हो सकता है ये अभी और ज्यादा इसकी इंटेंसिटी हो। आकाश, क्योंकि बैन है 5 साल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कार्रवाई हो रही हो, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा हो, क्या ग्राउंड पर इसके ऊपर आपको समझ में आ रहा है? इसके क्या कारण है? और दूसरा ये है कि अभी क्या ये आगे कंटिन्यू हो सकती है? कोई जानकारी है इस विषय में? क्या कुछ और भी हैं जो रडार पर हैं? बिल्कुल, देखिए आयुष, बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि जब इस संगठन को बैन कर दिया गया, उसके बाद भी जो सक्रिय सदस्य हैं अभी भी गोपनीय तरीके से इस संगठन में सक्रिय है। आपको बता दें कि जो बनारस में 8 सदस्य पकड़े गए हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को, जो मुस्लिम युवा है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें उस्काया जाता था, धरना देने के लिए कहा जाता था। क्योंकि देखिए, जब सीएनआरसी का धरना चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस समय भी ये जो पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, 2 को जेल भेजा गया है, वो लोग लगातार युवाओं को ब्रेनवॉश करते थे, बार बार समझाते थे, किसी तरीके से उकसाते थे कि और जाइए धरना दीजिए। हालांकि ज्ञानवापी में जब सुनवाई भी चल रहा था, जब वकील कमिश्नर अंदर जा रहे थे, जांच चल रही थी, उस समय भी इन युवाओं का यही काम था कि ब्रेनवॉश किया जाता था, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से लोगों को उकसाया जाता था। तो ये जो पीएफआई संगठन है, एक तो ये तय हो गया कि युवाओं को ब्रेनवॉश करता है और कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसका तार है कहीं, क्योंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसमें विदेश से भी फंडिंग आ चुकी है, उसके साथ ही पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़े हैं। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत के लोग रहने वाले हैं, जो बनारस के तमाम जिलों के रहने वाले हैं, जो यूपी के तमाम जिलों के हैं, ऐसे लोग सक्रिय सदस्यता ले रहे हैं और ब्रेनवॉश होकर और भी लोगों को ब्रेनवॉश करते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, एटीएस अभी भी गिरफ्तारी कर रही है और पूर्वांचल में भी लगातार दबिश जारी है आयुष। तो हो सकता है कुछ लोगों के और नाम बाहर खुल कर आए, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ सकता है। देखिए, आज लखनऊ से जो एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, वो राजनीति, उनके पिता समाजवादी पार्टी से तार उनका जुड़ता दिखता नजर आया। तो कई ऐसे पार्टी है जो सक्रिय सदस्य से, जो पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका तार जुड़ता नजर आता है। तो आयुष, अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती जो इनका नाम उजागर होता है। आयुष, चलिए, बिल्कुल यही देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पीएफआई को लेकर के अभी आगे एटीएस की जो कार्रवाई है उसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीएफआई पर एक्शन भी हो रहा है, शिकंजा भी कसा जा रहा है, लेकिन अभी और देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे और बड़े खुलासे एटीएस के द्वारा क्या किए जाते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।